गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिज़िकल साइंस टीचिंग कैसे होती है। ये इसकी डेमो क्लास है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे, दिनांक, समय, और इधर लिखेंगे कक्षा, वर्ग और कालांश। कक्षा आप जो भी पढ़ा रहे हैं, वर्ग क्लास का ABCD, 7th A 7B या 8th A 8B, कालांश यानी कि पीरियड, कौन सा पीरियड। फिर विषय है हमारा पदार्थ विज्ञान। उपविषय हम पढ़ाने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। जैसा कि मालूम है आपको कि साइंस में 3 ब्रांचेज होती हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो आज हम पढ़ा रहे हैं पदार्थ विज्ञान की ब्रांच, भौतिक विज्ञान। ये लिखने के बाद प्रकरण हम लोग हमेशा बाद में लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद में। तो पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में मेज किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। बच्चों का आंसर होगा मेज प्लास्टिक की भी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। दरवाज़ा किसका बना होता है? प्लास्टिक का भी होता है, फाइबर का होता है। ये बच्चों के संभावित आंसर होते हैं। ये सब पूछने के बाद हम आ जाएंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, तो ये हमारा उद्देश्य कथन होगा कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद ही हम लोग अपना प्रकरण भरेंगे, और प्रकरण है हमारा पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। तो अब हम आते हैं अपने कथन पर। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है ठोस। हमने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है ठोस। ये हमारे हाथ में क्या है? देखिए, फिजिकल साइंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एड यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप ले जाएं मटेरियल एड और रियल ऑब्जेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। चार्ट की ज़रूरत जहाँ हमें पड़ेगी हम वहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। तो ये हमारे हाथ में क्या है? डस्टर है। डस्टर किसका बना है बच्चों? डस्टर लकड़ी का बना होता है। इस डस्टर को अगर हम हाथ से प्रेशर दें तो क्या होगा? डस्टर दबेगा? डस्टर नहीं दबेगा। ये हमारे हाथ में क्या है? ग्लास है। ग्लास किसका बना है? कांच का बना है। इसको अगर हम हाथ से प्रेशर दें तो क्या होगा? ये दबेगी? नहीं दबेगी। तो बच्चों, ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। पदार्थ की ठोस अवस्था ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु आपस में बिल्कुल सटे रहते हैं। बिल्कुल भी इनके बीच में अंतराणु के स्थान न के बराबर होता है। यही कारण है कि जब हम इनको हाथ से दबाते हैं तो क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है, अणुओं के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, इसलिए ये दबते नहीं हैं। तो ये होती है पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का वॉल्यूम और आकार, आयतन और आकार हमेशा स्थिर होता है, सेम रहता है। ठोस पदार्थ का आयतन और
आकार निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ कैसे होते हैं? ठोस पदार्थ में अंतराणु के स्थान बहुत पास पास होता है। यही कारण है कि अगर हम उनको हाथ से दबाते हैं तो वो अपना आकार नहीं खोते हैं और उनका आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि उनके बीच में अणुओं की दूरी बहुत ही कम होती है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। द्रव। ये हमारे हाथ में क्या है बच्चों? हमारे हाथ में ग्लास है और ग्लास में क्या है? ग्लास में ड्रिंक है। इस ड्रिंक को जब हम किसी दूसरे बर्तन में पलटते हैं तो क्या होता है? बताइए। जब हम दूसरे बर्तन में पलटते हैं तो क्या होता है? बच्चों का उत्तर होगा कि द्रव जो है, इसमें जो ड्रिंक भरा हुआ है वो बर्तन की शेप ले लेता है, कटोरी के आकार का हो जाता है। और जब इस द्रव को हम ग्लास में पलटते हैं तो ये द्रव हमारा कैसा रूप ले लेता है? ये द्रव हमारा ग्लास का रूप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? द्रव पदार्थ में पदार्थ के जो अणु होते हैं वो दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। उनके बीच में अंतरा अणु के स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। ये है अंतरा अणु स्थान, मॉलिक्यूलर स्पेस। अंतरा अणु के स्थान है और ये स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो क्या होता है? ये अपनी शेप बदल लेते हैं। द्रव पदार्थ को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं वो अपनी शेप बदल लेते हैं। अगर उनको ग्लास में रखा जाए तो वो ग्लास की शेप ले लेंगे। अगर उन्हें हम कटोरी में रखते हैं तो कटोरी की शेप ले लेते हैं। अगर उन्हें हम जग में रख भरेंगे किसी द्रव को तो वो जग का आकार ले लेता है। किसी द्रव को अगर हम गुब्बारे में भरते हैं तो क्या होगा? गुब्बारे को हम हाथ से दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं? वो इसलिए दबा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में अंतरा अणु के स्थान, मॉलिक्यूलर स्पेस ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जगह ज़्यादा होती है, इसलिए वो हाथ से दबाने पर दब जाते हैं। तो द्रव पदार्थों में अंतरा अणु के स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अधिक होता है। द्रव पदार्थ का आयतन और आकार
आयतन अनिश्चित, निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। तो द्रव पदार्थ कैसे होते हैं? द्रव पदार्थ का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उनका निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, उनको जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनके बीच में अंतराणु के स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब आ जाइए द्रव की पदार्थ की तीसरी अवस्था। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। ये हमारे हाथ में क्या है? ये स्प्रे है, डिओड्रेंट भी कहते हैं इसको। इससे जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है? फ्यूम्स निकलती हैं। फ्यूम्स जो होती हैं थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में बच्चों उसकी महक आती है, बच्चों के संभावित उत्तर होंगे आती है। उसकी फ्यूम जो होती है धीरे धीरे करके पूरे कमरे में महक आने लगती है। ये हमारे हाथ में क्या है? धूप बत्ती है। सबको दिख रही है? ये हमारे हाथ में धूप बत्ती है। धूप बत्ती को अगर हम जलाते हैं देखिए, धूप बत्ती हम जला रहे हैं तो जलाने पर क्या हो रहा है? इसकी फ्यूम्स जो हैं सबको दिख रही हैं। इसकी फ्यूम्स जो हैं धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाती हैं और खुशबू आने लगती है। ये बच्चे बताएंगे। तो ऐसा किस लिए होता है? बच्चे अपना आंसर नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा किस लिए होता है। तो द्रव पदार्थ में अंतरा अणु के स्थान ठोस और गैसीय पदार्थों में अंतराणु के स्थान ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। अणु जो होते हैं वो दूर दूर बिखरे होते हैं और उनकी आदत होती है कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर जाते हैं। यही कारण है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो उसके अणु जो होते हैं पूरे कमरे में धीरे धीरे करके फैल जाते हैं और उसकी खुशबू हमको सुनाई देती है। धूप बत्ती जलाते हैं तब भी यही होता है। धूप बत्ती जलाने के बाद धीरे धीरे करके उसकी स्मेल पूरे कमरे में आ जाती है, आगे से पीछे तक ऊपर तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में अंतराणु के स्थान बहुत होता है और अणु जो होते हैं धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो यही कारण है कि गैसीय पदार्थों का आयतन और आकार और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं।
आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों अनिश्चित होते हैं? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो बहुत तेजी से पूरे कमरे में अंतरा अणु के स्थान जो होता है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर तक बिखरे होते हैं। अंतरा अणु के स्थान गैसीय पदार्थों में बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण इनके अणु जो होते हैं वो पूरे कमरे में धीरे धीरे करके फैल जाते हैं, इसलिए उनका कोई आकार भी नहीं होता और कोई आयतन भी उनका निश्चित नहीं होता है। अब बताइए ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तीनों के बारे में हमने बता दिया है। तो ठोस पदार्थों में अंतरा अणु के स्थान कुछ इस तरीके से होता है। ठोस जो होते हैं वो बिल्कुल, उसके अणु बिल्कुल पास पास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये है ठोस अवस्था। इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रव में देखिए, द्रव पदार्थों में अंतरा अणु के स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार इनका अनिश्चित होता है। इनको जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस पदार्थों में अंतरा अणु के स्थान ठोस, द्रव की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। यह है गैसीय अवस्था। तो इसमें क्या होता है? इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं और ये बहुत तेजी से स्प्रेड कर जाते हैं इसके मॉलिक्यूल। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जब क्लास में टीचर आती है तो आप लोग बिल्कुल कायदे से बैठे होते हैं, एक दूसरे से सटे सटे बैठे होते हैं, तो वो आपके पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस। क्लास में कोई दूसरी टीचर आ गई या कोई प्यून आ गया कुछ वो लेकर, नोटिस लेकर, या टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर जाती तो क्या होता है? छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, कुछ एक बच्चे बीच में उठ के इधर उधर टहलने लगते हैं, बातें करने के लिए कहीं चले जाते हैं चोरी चोरी। तो वो होती है द्रव अवस्था, जब कुछ बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। जब लंच की बेल बजती है या छुट्टी की घंटी बजती है तो बच्चे बेकाबू हो जाते हैं और तेजी से भागते हैं। जब वो भागने लगते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता उन पर, तो वो पदार्थ की कैसी अवस्था होती है? गैसीय अवस्था। पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे? जो भी हमने पढ़ाया है विषय, जो भी हमने उसके शिक्षण बिंदु लिखे हैं, श्याम पटकार लिखा है, उसको हम मिटा देंगे और जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ाए हैं उनसे हम क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बच्चे बताएंगे, आंसर देंगे उसका। सेकंड क्वेश्चन, पदार्थ की ठोस अवस्था कैसी होती है, उसका आंसर देंगे। फिर आ जाइए द्रव पर, पदार्थ की द्रव अवस्था या पदार्थ का आकार और आयतन कैसा होता है। फिर आ जाइए गैस अवस्था पर, पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणुओं की क्या स्थिति होती है। तो हमने एक एक करके चारों पॉइंट्स, लास्ट में आप ये भी पूछ सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस पदार्थ में उनकी संरचना में क्या अंतर है। तो जितना हमने पढ़ाया है उसको आप
पहले समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद उनसे पुनरावृत्ति क्वेश्चन करेंगे और लेकिन समराइज करने के पहले हम अपना ब्लैक बोर्ड वर्क सब मिटा देंगे, रब कर देंगे उसको। उसके बाद उनसे पुनरावृत्ति क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद उनको होमवर्क देंगे, गृह कार्य। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था का वर्णन करिए। बच्चों, ये प्रश्न आप लोग घर से करके लाएंगे। तो ये आपकी फिजिकल साइंस की डेमो क्लास थी। क्लास में जाने से पहले आप अपने टीचिंग मटेरियल को, आपने जो भी प्लान बनाया उसको अच्छे से पढ़कर जाएं, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाएं, बाल बंधे हों ऊपर, साड़ी अच्छे से पिन हो, पल्ला खुला ना हो। और ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय ये ध्यान में रखिए कि आप बीच में लिखें, लाइनें आपकी सीधी हों। लाइनें सीधी होने के साथ साथ जो भी शब्द हैं, जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं, अक्षर लिख रहे हैं, वो प्रॉपर साइज में हो। लिखने के बाद चौक को आप रख दें और जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, आपकी पीठ बच्चों की तरफ होती है, तो बच्चों का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो कंसंट्रेशन को कम करने के लिए आप बराबर जो भी आप लिख रहे हैं उसको बोलते रहिए, जिससे बच्चे कॉपी, और उनसे बच्चों से कह दीजिए कि इसको आप अपनी कॉपी में उतार लें। तो बच्चे क्या होता है, इंगेज रहते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका टीचिंग जो होगा, शिक्षण जो होगा, वो बहुत ही प्रभावी होगा। जाने के पहले आप पाठ को समराइज कर दें, जो भी आपने पढ़ाया है शुरू से लेकर अंत तक आप उसको एक बार रिपीट कर दें। और फिज़िकल साइंस में ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि आप जो भी पढ़ाएं उसको रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाएं। जहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट आप नहीं ले जा सकते हैं, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ है, तो उसमें मॉडल छोटे आते हैं, मॉडल बना लीजिए या फिर चार्ट पेपर का यूज़ करिए। चार्ट पेपर पर आप डायग्राम बनाइए अच्छा सा, और जो चार्ट आप बनाते हैं उसकी बाउंड्री लाइन हमेशा बनी हो। वाइट चार्ट पेपर का यूज़ करिए, कलर चार्ट पेपर का यूज़ ना करिए। बाउंड्री लाइन बनाने के लिए आप टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। टेप चारों तरफ लगा दीजिए अच्छे से ऊपर, जैसे इसमें रोलर बोर्ड में स्टिक लगी हुई है, इस तरह से स्टिक लगी हो। और क्लास में जाते समय एक आप इस तरह की पिन जो आती है लटकाने के लिए, उस तरह का खूंटी जो है बाज़ार में मिल जाती हैं, इसको लेके जाएं। हर जगह ये सुविधा नहीं होती है कि आपको कहीं पर कील लगी हुई मिले, तो वहाँ पर आप इसको लगाइए और अपना पढ़ाना शुरू कर दीजिए। पॉइंटर का यूज़ करिए, मैंने नहीं किया, मेरे पास नहीं था। पॉइंटर का यूज़ करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से, और डायग्राम, जो चार्ट पर आप डायग्राम बनाएंगे उसमें लेबलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जो लेबलिंग करें वो इतनी बड़ी हो कि पीछे बैठे बच्चों को भी दिखाई दे। ऐसा ना हो कि सिर्फ आगे बैठे बच्चे ही उसका लाभ उठा पाएँ।
जो भी आप बोले आपकी लैंग्वेज सही हो, कहाँ पर आपको जोर देना है, किस शब्द पर आपको फोकस करना है। एक जगह खड़े होकर कुछ आपका बॉडी गेस्चर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाएं। मटेरियल एड जो भी आप लेकर जाएं उसको इस तरह से, ये नहीं कि पॉलीथीन में ले आए और आपने यूज़ किया, नहीं, आप एक ट्रे में उसको अच्छे से सजाइए और उसको 1 बाय 1 जहाँ पर ज़रूरत पड़े उसका आप यूज़ करिए। बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें टीचिंग करनी है, किस तरह से हमें लेसन प्लान पढ़ाना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं आगे के लिए। आज के लिए नमस्कार।